चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक कलाम सुना देता हूं, सुन लीजिए। बड़ा प्यारा सा कलाम है, समाप्त कर लीजिए। कि अगर तू है आसी खताकार मुजरिम तो शहदी की चौखट पे जाना पड़ेगा और खुदायों न बख्शेगा तेरी खताएं, नबी को वसीला बनाना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कलाम आपको कैसा लगा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अफसाना भाभी जान। सुहेल अजीम आबादी का एक अफसाना आपके निसाब में दिया गया है जिसका नाम है भाभी जान। आज उसी अफसाने को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मेरी वीडियो को पूरे वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर पॉइंट बारीकी से आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। अफसाना का नाम है भाभी जान और इस किताब में दरख्शां किताब में ये पहला अफसाना है जो सुहेल अजीम आबादी का है। इस अफसाना का लिखने वाला मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी है। कह रहा जब रुकैया भाभी याद आती है, भाभी जान का नाम है रुकैया। क्या नाम है? रुकैया। कह रहा जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। मतलब ये हुआ कि भाभी जान ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, ऐसी एक औरतों की मिसाल पेश की है जिसके बारे में मुसन्निफ कह रहे हैं जब उनकी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद इज्जत के लिए, एहतराम के लिए झुक जाता है। आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे कह रहा है और ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी जात सरापा रोशनी है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी जात सरापा रोशनी। सरापा रोशनी का मतलब होता है सर से लेकर पांव तक रोशनी ही रोशनी है। कह रहे हैं सर से लेकर पांव तक रोशनी ही रोशनी है। और आगे कह रहे हैं उनकी याद के साथ मुझे वो शमा याद आ जाती है। शमा, शमा का मतलब होता है रोशनी। कह रहे हैं मुसन्निफ वो शमा याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती रहती है और जब पादरी इबादत खत्म करके कुर्बान गाह से उतर जाता है तो भी वह खामोश जबान से खुदावंद यसू का पैगाम सुनाती रहती है जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया हो। ये सारी बातें जो है रुकैया भाभी के बारे में बता रहे हैं कौन? सुहेल अजीम आबादी। आगे देखिए कह रहा मगर वह जो अब तक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। अब यहाँ से आपको समझना है कि अफसाना में क्या लिखा गया है और अफसाना का मतलब क्या होता है, भाभी ने कैसी मिसाल पेश की है और औरतों के लिए ये कैसा मिसाल है, इस चीज को जानेंगे आप। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। रुकैया भाभी की जात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है, मतलब ऐसी ही रोशनी मालूम होती है। रुकैया भाभी की जात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, मतलब रोशनी, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है। ऐसा पैगाम जो अमर है, ऐसा पैगाम जो अमर है। अमर का मतलब होता है नहीं मरने वाला। रुकैया भाभी का जो ये पैगाम है, उन्होंने जो औरतों के लिए एक पैगाम दी है, ये ऐसा पैगाम है जो कभी मरने वाला नहीं है। क्योंकि आज हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, आने वाला वक्त में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर आने वाले वक्त में उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह इनकी पैगाम जो है कभी मरने वाला नहीं है। आगे पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। कह रहा है भाभी ने सुबह सवेरे आवाज दी। अब यहां से देवर और भाभी के दरमियान बातचीत हो रही है। इस चीज को आप बारीकी से समझिएगा। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज दी, खैर तो है शहजादे घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। क्या कह रही है भाभी? खैर तो शहजादे घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। इसका मतलब ये होता है घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, जिसका माना होता है गहरी नींद में सोना। क्या माना होता है? गहरी नींद में सोना। तो भाभी की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा, वह मुस्कुरा दी और बोली। उनका देवर कहता है भाभी की आवाज मैं सुना और मैं उठकर बैठ गया। भाभी मुस्कुराई और बोली। क्या बोली? भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती है और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती। ये कौन कह रहा है?
भाभी कह रहे हैं, और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। आगे देखिए, कह रहा भाभी यही तो मुसीबत है, आपके साथ सुबह हुई और उठाकर बिठा दिया। उनके देवर कहते हैं यही तो मुसीबत है कि सुबह हुई उठाकर आपने बिठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती हैं। तालिबे इल्म उर्दू में उस चीज को कहा जाता है जिसको हिंदी में विद्यार्थी और इंग्लिश में स्टूडेंट कहा जाता है, उसी को उर्दू में तालिबे इल्म कहते हैं। तो भाभी एक लेक्चरर थी जो कि कॉलेज में पढ़ाती हैं और ट्यूशन पढ़ाती है। तो भाभी से उनके देवर कह रहे हैं भाभी क्या इल्लत आपने पाल रखी है, सुबह हुई आपने उठाकर हमें बिठा दिया, आप हमें अपना स्टूडेंट समझते हैं क्या। तो भाभी क्या बोली, देखिए भाभी बोली तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो। जाहिर सी बात है, भाभी ने क्या कहा कि तुम आज कौन बूढ़े हो चुके हैं, भाई उठो जल्दी करो फटाफट उठो। भाभी ने कहा, भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं जमीन पर खड़ा हो गया, वह हंसने लगी। मैं बोला शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं। भाभी ने क्या किया, हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया और उनका देवर जमीन पर आ गया। उनका देवर कहता है शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। अगर देवर हैं तो आप इस तरह करते हैं, और अगर हम आपके स्टूडेंट होते शायद मारते भी आप, है ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। कह रहा है भाभी कहती है बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है। बच्चे बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हुए थे भाभी के, कुछ बच्चे भी हैं जो आगे चर्चा करेंगे कितने बच्चे हैं, और सभी बच्चे बैठे हुए थे। तो भाभी ने कहा अपने देवर से कि बातें ना बनाओ, बच्चे बैठे हैं जल्दी करो। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूं, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। उनका देवर कहता है लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी। एहतजाज का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसे ऐड झूठ के हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कभी कोई उठाता है हम लोग बोलते हैं नहीं अभी नहीं उठना है, जाओ भागो यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। इसी तरह वो कहते हैं अपनी भाभी से मैं रात भर नहीं सो सका हूं, एहतजाज करते हुए कहा। फिर भाभी ने कहा चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। भाभी ने क्या कहा, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। लफ्ज देखिए कितना बढ़िया इस्तेमाल किया भाभी ने, किस्त समझ रहा है ना। तो कह रहा किस्त का लफ्ज सुनकर मैं हंस पड़ा और वह बोली। उनका देवर कहता है जैसे ही मैंने किस्त का लफ्ज सुना तो मैं हंसने लगा। भाभी बोली, क्या बोली, शायर होकर दाद नहीं देते, शायर होकर दाद नहीं देते, क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। शायर उसको कहते हैं जो शेर लिखता है, तो उनका देवर जो था शेर लिखता था, इस तरह उनके देवर शायर थे। भाभी कहती है तुम सिर्फ हंसते हो, क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, कुछ दाद भी नहीं देते। दाद का मतलब यह होता है जब हम लोग कुछ अच्छा सुनते हैं या देखते हैं या किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं वाह बहुत खूब, क्या बात कही है आपने। लेकिन उनका देवर जो ऐसा कुछ नहीं कहता है, वो हंस पड़ता है। तो भाभी ने कहा क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, शायर होकर दाद नहीं देते, इतने बड़े शायर हो तुम्हें कुछ दाद देना चाहिए। बैरकैफ आगे देखिए कह रहा अगर नौबान ओद बाकी होते तो इस लफ्ज के इस्तेमाल पर एक जागीर तो जरूर बख्श देते। नौबान ओद एक जगह है, उनके बारे में भाभी जान कह रही है कि अगर मैं उस जगह होता और इस तरह का लफ्ज मैंने इस्तेमाल करता, वहां के लोग मुझे एक जागीर देते। जागीर का मतलब कुछ खाना खिला देते या कुछ देते, है ना। आगे देखिए कह रहा चलो भाई तुम जरा जल्दी करो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गई और जब थोड़ी देर में मैं मेज पर पहुंचा तो बच्चे चाय खत्म कर रहे थे। नन्ही रेहाना बोली। उनका देवर कहता है कि भाभी जो है खाने के कमरे में चली गई और जब मैं थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंचा तो बच्चे चाय खत्म कर रहे थे। उसमें से एक बच्ची थी जिसका नाम है रेहाना। क्या नाम है, रेहाना। वो नन्ही रेहाना बोलती है, क्या बोलती है सुनिए, चचा जान हम लोग चाय खत्म कर चुके हैं, आप हमारी जूठी चाय पीजिए। छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी सी बच्ची, और प्यारी जुमला में उन्होंने कहा। और फौरन स्कूल की लारी ने हॉर्न बजाया। स्कूल की लारी उसको कहते हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं और बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, उसे लारी कहा जाता है उर्दू में। कह रहा स्कूल की लारी ने हॉर्न बजाया, बच्चियां ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे। अपने देवर से कह रहे हैं अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे। तो उनका देवर कहता है शेर कहूंगा और क्या करूंगा। भाभी क्या कहते हैं, शेर कहूंगा और क्या करूंगा। जाहिर सी बात है कि ये शायर थे इसलिए इन्होंने कहा कि शेर कहूंगा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं।
भाभी माना खेस अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ झिपसा गया। भाभी मुस्कुराने लगी और मैं झिपसा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारा कर रही थी। फिर वह आहिस्ता बोली। भाभी जो मुस्कुरा रही थी ना, मुस्कुराने के पीछे कोई राज छुपा हुआ था। वो क्या राज था, अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट। अफसाना कि औरत जो है, एक रुकैया भाभी ने औरतों के लिए क्या मिसाल पेश किया है। भाभी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कुराने में उसके अंदर कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ था। और वो दर्द क्यों था छुपा हुआ, जब हम लोग आगे अफसाना पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आएगा। भाभी माना खेज में मुस्कुराई और बोली। क्या बोली, देखिए कह रहा, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे। भाईजान अपने देवर से कह रहे हैं, तुम्हारे भाईजान जो थे ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे बड़ा जब्र होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। कह रहे तुम्हारे भाईजान थे तो सुबह 4 बजे उठ बैठते थे और मुझे भी उठाते थे, लेकिन मुझे शुरू शुरू में बड़ा जब्र होता था। जब्र का मतलब बहुत गुस्सा होता था, लेकिन वो जो उठा रहे थे ना, उसके उठाने की आदत मुझे आज काम आ रही है। आगे देखिए कह रहा, मैंने पलट कर देखा, भाभी की श्रृंगार मेज पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वह मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थी। अब कह रहा, मैं पलट कर देखा भाभी की श्रृंगार मेज पर। श्रृंगार मेज, उस मेज को कहते हैं, उस टेबल को कहते हैं जिस टेबल पे श्रृंगार की सामान रहती है, जैसे कंघी वगैरह हो गया, औरतों का बहुत सारी चीजें होती है ना श्रृंगार का। लेकिन उस श्रृंगार मेज पर श्रृंगार का कोई भी चीज नहीं था। क्या था, तस्वीर रखा हुआ था भाईजान का और भाभी जान और उनके बच्चे सब के मिले हुए एक तस्वीर था। तस्वीर मतलब फोटो होता है, वो फोटो रखा हुआ था। कह रहा, भाभी और बच्चों की तस्वीरें थी। अब श्रृंगार मेज नाम का था। वो श्रृंगार मेज जो था ना, अब सिर्फ नाम का था, लेकिन श्रृंगार का कोई सामान नहीं था उस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा और कोई भी चीज नहीं था। उनके श्रृंगार मेज पर बच्चों की किताबों का ढेर था और सिर्फ एक कंघी था। श्रृंगार का एक कंघी था, उनके अलावा और कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज नहीं थी। रुकैया भाभी उदास हो गई, एकदम उदास हो गई, सन्नाटा छा गया, उदास हो गई और बोली। क्या बोली, आगे का वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। आगे हम लोग मिलेंगे और भाभी जान के किस्से सुनेंगे।